गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, पेपर सेकंड, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। चैप्टर है हमारा बाल गंगाधर तिलक और आज के लेक्चर का टॉपिक है तिलक की स्वराज्य की अवधारणा। तिलक के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय विचार उनकी स्वराज्य की अवधारणा है। तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन का बहुत गहन अध्ययन किया था, जिसका आधारभूत सिद्धांत था धर्मराज्य। धर्मराज्य का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से है जो धर्म पर आधारित हो और जिसका उद्देश्य धर्म का रक्षण तथा पोषण हो। स्वराज्य इस धर्मराज्य की एक आवश्यक स्थिति है। तिलक के लिए स्वराज्य का प्रश्न मात्र एक कानूनी या राजनीतिक प्रश्न नहीं है। तिलक ने इसे एक नैतिक आवश्यकता माना है। प्रत्येक व्यक्ति में परम ब्रह्म की चेतना का एक अंश विद्यमान है जो उसके लिए स्वाधीनता को स्वाभाविक बना देती है। अतः स्वशासन या स्वराज के अभाव में कोई भी व्यक्ति या समुदाय अपना स्वाभाविक विकास नहीं कर सकता, क्योंकि स्वशासन के अभाव में विचार व कार्य की स्वतंत्रता की वास्तविक प्राप्ति असंभव है। व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति तभी करता है जब वह नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र आचरण करता है। तिलक ने स्वराज्य के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दोनों ही स्वरूपों के महत्व एवं आवश्यकता को स्वीकार किया है। तिलक के अनुसार हमारा जीवन एवं धर्म स्वराज्य के अभाव में अर्थहीन है। उन्होंने आध्यात्मिक और राजनीतिक स्वराज्य की पारस्परिक अनुपूरकता एवं महत्व को स्वीकार किया। तिलक के शब्दों में स्वराज स्वयं में केंद्रित तथा स्वयं पर आधारित जीवन है। स्वराज्य परलोक में है और यह इहलोक में भी है। यह मेरा विश्वास है तथा शोधित विचार है कि जिस राष्ट्र के लोगों ने इस जीवन में स्वराज्य का उपभोग नहीं किया है, उन्हें परलोक में भी स्वराज्य का पुरस्कार प्राप्त नहीं होगा। तिलक का राजनीतिक मंत्र था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक के अनुसार स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। स्वराज्य की उपयोगिता, उसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए तिलक का निष्कर्ष था, सबसे पहले स्वराज्य और स्वराज्य से पहले कुछ भी नहीं। तिलक की स्वराज्य की अवधारणा प्राचीन भारतीय वैदांतिक दर्शन और संस्कृति से प्रभावित है। स्वराज्य का अर्थ तिलक के अनुसार इस प्रकार था। सन 1916 से पूर्व तक तिलक का आशय स्वराज्य से देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की ऐसी स्थिति था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता था। परंतु 1916 में उन्होंने स्वराज्य की अपनी धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में व्यवहारिक बना लिया। होम रूल आंदोलन के अंतर्गत 31 मई 1916 को अहमदनगर नामक स्थान में स्वराज्य पर अपने पहले भाषण में तिलक ने कहा कि स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। हम ब्रिटेन के सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। उनके ये विचार उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण के परिचायक हैं। तिलक ने अपनी पूर्ण स्वाधीनता की आकांक्षा का परित्याग नहीं किया था, वरन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का व्यवहारिक सुझाव दिया था। यह पूर्ण स्वाधीनता की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम था। उनके द्वारा इस स्थिति को अपनाए जाने का कारण
यह भी था कि स्वराज्य की मांग को राजद्रोह से अलग किया जा सके और देश की जनता को स्वराज्य के लिए संगठित किया जा सके। तिलक जानते थे कि स्वराज्य का संदेश प्रसारित करने के लिए उनका जेल से बाहर रहना आवश्यक है, जिससे वे जनता को जागरूक, संगठित और संघर्ष के लिए प्रेरित कर सके। तिलक का विश्वास था कि राज्य का अस्तित्व जनता के कल्याण और सुख के लिए होता है और इस आधार पर स्वराज्य का आशय था कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो। उन्होंने कहा था कि भारतीय रियासतों में भारतीय शासक होते हुए भी स्वराज नहीं है। तिलक भारतीय शासन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन चाहते थे। तिलक ने स्वराज्य के दो प्रमुख रूपों का उल्लेख किया, आध्यात्मिक स्वराज और राजनीतिक स्वराज। आध्यात्मिक स्वराज्य मानव की आत्मा के पूर्ण विकास में सहायक है और उसे आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। राजनीतिक स्वराज्य से तिलक का आशय जो था वो इस प्रकार है, अपने देश में अपना ही राज्य अर्थात अपना शासन होना चाहिए। शासन को प्रजा कल्याण की नीति का पालन करना चाहिए, यही शासन का स्वधर्म भी है। शासन को लोकतांत्रिक होना चाहिए और जनता के प्रति उत्तरदायी भी। इस प्रकार संक्षेप में तिलक ने राजनीतिक स्वराज्य के 3 प्रमुख लक्षण बताए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जनहित के लिए प्रतिबद्धित शासन तथा जनता द्वारा नियंत्रित शासन यानी लोकतांत्रिक शासन। तिलक द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक स्वराज्य एवं राजनीतिक स्वराज्य दोनों अवधारणाएं अपनी मूल प्रकृति से उदारवादी है। तिलक की आध्यात्मिक स्वराज्य संबंधी धारणा का मूल प्रेरणा स्रोत प्राचीन वैदिक स्वराज्य एवं संस्कृति है, किंतु इसका मात्र मूल्यात्मक एवं नैतिक महत्व है। इसे उन्होंने स्वयं हिंदू समुदाय के लिए बंधनकारी नहीं माना है। गैर हिंदू समुदायों पर इसे लागू किए जाने का ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तिलक की आध्यात्मिक स्वराज्य की अवधारणा अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की भावना को स्वीकारती है। अतः इसे न तो मुस्लिम विरोधी कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक ही। तिलक द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक स्वराज्य की अवधारणा भी उदारवादी है। तिलक ने लोकतांत्रिक एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना को राजनीतिक स्वराज्य का अनिवार्य लक्षण माना है। वस्तुतः तिलक ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उदारवादी लोकतांत्रिक शासन, नागरिक स्वतंत्रताओं, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधनों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे उदारवादी विचारों को अपनी राजनीतिक स्वराज्य की अवधारणा में स्थान दिया है। तिलक का यह कथन महत्वपूर्ण है इस संबंध में कि मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह मात्र हिंदुओं, मुसलमानों अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, अपितु यह संपूर्ण भारतीय समुदाय के लिए होगा। स्वराज्य प्राप्ति के साधनों के संबंध में तिलक के विचार उदारवादियों से पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। तिलक ने उग्रवादी राजनीतिक साधनों के अंतर्गत ऐसे सभी राजनीतिक साधनों को स्वीकारा जो कानून की दृष्टि से हिंसक एवं अवैध नहीं थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली थे। तिलक ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कभी भी स्पष्ट रूप से हिंसात्मक साधनों का समर्थन नहीं किया, किंतु उन्होंने इस संबंध में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने 4 प्रकार के प्रमुख रूप से साधनों का समर्थन किया, जो इस प्रकार थे: निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी का प्रचार, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा।
निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ था कि भारतीय जनता संगठित व अहिंसक रूप में सरकार की ऐसी सभी नीतियों, कानूनों तथा कार्यों का विरोध करे जो जनता के हितों के विपरीत हो। बहिष्कार का साधन मूलतः निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार एवं साधन का एक विशिष्ट प्रकार था। बहिष्कार के आंदोलनकारी रूप में तिलक की गहरी आस्था थी। वे इसे एक अत्यंत प्रभावशाली अस्त्र के रूप में मानते थे। स्वदेशी के प्रचार का अर्थ था भारतीयों को विदेशी वस्तुओं के स्थान पर भारतीय वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना। तिलक स्वदेशी की भावना के द्वारा एक और भारतीय उद्योगों तथा श्रम की आर्थिक दशा को सुधारना चाहते थे और दूसरी ओर जनता में राष्ट्रीय चेतना व स्वाभिमान का विस्तार करना चाहते थे। राष्ट्रीय शिक्षा के साधन द्वारा तिलक भारतीयों में अपनी सभ्यता, संस्कृति, गौरवपूर्ण इतिहास एवं परंपरा के प्रति सम्मान की, गौरव की भावना पैदा करना चाहते थे और ऐसे छात्रों का निर्माण करना चाहते थे जो देश सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हों। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में तिलक की स्वराज्य की अवधारणा के संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि उनका मूल प्रेरणा स्रोत प्राचीन वैदिक स्वराज्य एवं संस्कृति तथा शिवाजी द्वारा स्थापित स्वराज्य का इतिहास था, किंतु उनके विचारों पर पाश्चात्य उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा का भी प्रभाव था। उन्होंने स्वराज्य की आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दोनों ही अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। उनमें पारस्परिक घनिष्ठता को स्वीकारा। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि तत्कालीन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मौजूदगी भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वराज्य की भावना का अंत करने वाली थी। इस तथ्य को उन्होंने भलीभांति जान लिया था और अपने विचारों में प्रकट किया कि बिना स्वराज्य के राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य किन्हीं भी क्षेत्रों में वास्तविक रूप में उन्नति नहीं हो सकती है। तिलक ने स्वराज्य की प्राप्ति को प्राथमिक महत्व का विषय माना और यह घोषित किया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तिलक का मत था, स्वराज्य हमारी भविष्य की संपन्नता की ऊंचाई नहीं है अपितु उसका आधार है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।